नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं समसामयिक घटना चक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बच्चा पार्टी हम लोग मैथ की एक सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। परसेंटेज का सेक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज लेक्चर नंबर 2 होगा। इसमें हम और भी बातें देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देख रहे हैं कि आज एक हेडिंग पड़ी है कि परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न। देखिए, स्पेशली परीक्षाओं पे 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। ज़रा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं। ज़रा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में लिखा है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। इस लाइन का शाब्दिक अर्थ ये हो गया कि कोई एक विद्यालय है जिसमें अगर लड़के 4 हैं तो लड़कियाँ 3 हैं। ठीक है भाई। बोला है कि 37% लड़के तथा 44% लड़कियां पास हो जाती हैं। मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी उसमें लड़के और लड़कियां हैं, उसमें से लड़के 44% लड़के 37% तथा लड़कियां 44% पास हो जाती हैं। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए, इसके बारे में आपसे बात करने को बोला है। सबसे पहले हम इसके बेसिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे, है ना। सबसे पहले हम इसका बेसिक बताएंगे कि बेसिक क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए, 2-4 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाए। बेसिक पार्ट के बारे में हम लोग अगर आपसे बात करने की कोशिश करें तो एक विद्यालय है जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। मतलब लड़के 4 तो लड़कियां 3, मतलब लड़के 400 तो लड़कियां 300। आप इसको बोल सकते हैं रेशियो है, अनुपात है। हम इसमें किसी भी संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि लड़के 400 रहेंगे, लड़कियां 300। भाई रेशियो है, हम इसमें 100 से गुणा कर दें तो कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम मान लेते हैं कि टोटल इस स्कूल में विद्यार्थी अगर 700 थे, जिसमें से कुछ बॉयज़ थे तो कुछ गर्ल्स थी, मतलब कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियाँ थी। तो भाई टोटल अगर 700 थे, रेशियो अर्थात अनुपात इनका 4:3 है। इसका मतलब लड़के 400 और लड़कियां कितनी 300। भाई यही बात तो बोली गई है। हमने 4 3 7 700 बना दिया। इस हिसाब से देखा जाए तो लड़के 4 नहीं 400 हो जाएंगे, लड़कियां 3 नहीं बल्कि 300 हो जाएंगे। इसमें से कुछ बातें और भी बोली गई हैं। अभी मैं डिटेल बता रहा हूँ, है ना। इसका डिटेल की हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कम समय में कैसे किया जाए हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बोला है कि लड़के 37% पास होते हैं। ये बॉयज़ हैं, ये 37% पास होते हैं। इसमें से लड़कियां 44% पास होती हैं। ये बात बोली गई है प्रॉपर तरीके से कि लड़के 37% तथा लड़कियां 44% पास होती हैं। तो अब इसका हम लोग 37% निकालेंगे। टोटल अगर लड़के 37% हैं तो भाई 37% ये पास हैं, तो हम यहाँ पे पास लिखेंगे और यहाँ पे फेल लिख देंगे। लड़कियाँ यहाँ पे हम लोग पास लिखेंगे, यहाँ पे फेल लिख देंगे। तो 37%, 400 का 37%। कुछ लोग क्या करेंगे कि भैया ऐसे कर लेंगे, 400 का 37%, 2 जीरो से 2 जीरो काट रहे होंगे, 37 में 4 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा। देखो 4 का गुणा हम साथ में करेंगे तो 7 चौक 28 लिख रहे होंगे। 4 3 12, 12 1 13 और 1 14, मतलब 148 इसका क्या हो जाएगा। मतलब 400 का 37% 147, मतलब 148 लड़के पास हो गए। तो फिर फेल कितने हो गए। तो 400 में 148 हम लोग घटा भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 252। ठीक है। यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें कि लड़कियाँ कितनी पास, तो लड़कियाँ 44% पास। तो 44%, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे भी कट जाने होते हैं, तो हम 44 का गुणा 3 में कर रहे होंगे। तो 44 का गुणा जब हम लोग 3 में करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, तो 300 में अगर 132 निकालेंगे तो 168 आ जाएगा, है ना। 168, 168 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये फेल वाला रेशियो है। ये विद्यार्थी फेल हो गए, मतलब लड़के 252 फेल, लड़कियां कितनी 168 फेल। पूछा है फाइंड टोटल फेल, कुल फेल विद्यार्थी, टोटल फेल। ये बात आपसे पूछी गई है प्रश्न में कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए। भाई कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए, ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कुल विद्यार्थी अगर 700 थे, जिसमें से 252 लड़के फेल हो गए और 168 लड़कियां फेल हो गई, तो कुल कितनी फेल हो गई। तो 252 प्लस 168 बराबर ये कितना होता है, 8 2 10, 6 5 11, 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 1 3 और 1 4, मतलब कुल 420 विद्यार्थी क्या हो गए। 700 में 420 विद्यार्थी फेल हो गए। तो पूछा था कितने प्रतिशत फेल हो गए। अरे देख लो,
ये 420 विद्यार्थी 700 पे फेल हुए हैं, क्योंकि टोटल 700 थे जिसमें से 420 फेल, तो 100 पे कितने फेल, क्योंकि परसेंट पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 से कटेगा कितनी बार, 6 बार, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश की, ये कहना क्या चाहता है इस बात को हमने जानने की कोशिश करी है, तो हमें पता चला कि इसका आंसर 60% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, एग्जाम में कैसे करना होता है ज़रा हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में विचार करना होगा हम लोगों को कि कम समय में कैसे किया जाए। तो आइए हम देखते हैं कि इसका वेट 2 क्या होने वाला है, इसको समझने के और भी क्या तरीके हो सकते हैं जिससे काम कम समय में ख़त्म हो जाए। अब देखिए हम वेट 2 के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब दूसरा विधि जो होने वाला है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4:3 है। तो देखो लड़के अगर 4, लड़कियां 3, दोनों मिला के कितने, तो दोनों मिला के कितना भैया, दोनों मिला के 7 में से लड़के कितने, 4 भाई, दोनों मिला के 4 3 7 में से लड़के कितने, ये लड़के का अनुपात है 4। लड़के 44%, लेकिन आपसे पूछा है टोटल फेल, ध्यान से समझिएगा, लड़के 37% पास होते हैं। भाई अगर लड़के 37% पास होते हैं तो फेल कितना होते हैं, क्योंकि आपसे पूछा है फेल, तो अगर लड़के 37% पास होते हैं तो फेल कितना होते हैं, अरे 100 - 37 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 100 में से 37 को आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो लड़के कितना पास होते हैं भैया, 63% फेल होते हैं, 63% फेल होते हैं, प्लस टोटल लड़के या लड़कियां दोनों मिला के 7 थे। 7 में से अगर हम आपसे बात करना चाहें कि लड़कियां कितनी थी, तो लड़कियां थी 3, ठीक है, लड़कियां कितनी थी, 3। अब ध्यान से समझिएगा, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, टोटल स्टूडेंट 7 में से लड़के कितने, 4। भाई लड़के अगर 37% पास हैं, लड़के अगर 37% पास हैं तो फेल कितने हैं, 100 - 37 63, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में बॉय और गर्ल दोनों आते हैं 7 में से लड़कियां कितनी, 3। लड़कियां पास हैं 44%, भाई अगर लड़कियां 44% पास हैं तो फेल कितना है, क्योंकि टोटल फेल पूछा है। अगर टोटल पास पूछता तो हम पास का रेशियो लिखते, फेल का पूछ रहा है तो हम लोग फेल का लिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 100 में से 44 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 56। 7 से कितनी बार, 9 बार, यहाँ पे 63 लिखा हुआ था। 7 से कितनी बार, 9 बार, 7 से कितनी बार, 8 बार। देखो 9 चौक 36 प्लस 8 त्रिक 24 बराबर कितना, 36 और 24 कितना होता है बच्चा पार्टी, 36 या 40 20 60। तो 60% मेरा आंसर इस बार कम समय में आ गया। अब ये परसेंट कहाँ से आ गया सर, ये जो परसेंट अभी हमने मिटाया था ये 63% था, ये 56% था, काटने पीटने के बाद बचेगा ही। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा कि 60% इसका आंसर हो जाएगा, और हमको इस अप्रोच से इसको सॉल्व करना होगा। इस अप्रोच से हमको इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर कहीं ना कहीं रिजल्ट होने वाला है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका आंसर बढ़िया तरीके से बता रहे होंगे। कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़के 55% फेल होते हैं और लड़कियाँ 65% पास होती हैं तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए। देखिए यहाँ पे दिया है 55% फेल, 65% पास, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, मेरी बात को समझिएगा। बॉय और जो गर्ल्स का रेशियो है वो 3:2 का है। मतलब टोटल आपसे पूछा क्या है, टोटल फेल आपसे पूछा गया है 3 2 5, दोनों मिला के 5 में से लड़के कितने, 3। अगर टोटल आपसे फेल पूछा है तो डायरेक्ट फेल का रेशियो रख देंगे, क्योंकि 55% लड़के तो डायरेक्ट फेल ही थे, तो हम यहाँ पे फेल लिख देंगे, 55 लिख देंगे हम, 100 में से नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि टोटल फेल पूछा और यहाँ पे फेल दिया गया है ऑलरेडी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ये फेल लिखा गया है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 में से लड़कियां कितनी, 2, मतलब 5 में से 2 लड़कियां हैं। बोला है 65% लड़कियां पास होती हैं, यहाँ पे दिया गया है पास। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन लाया, अरे पास दिया गया है, पूछा अगर हमको टोटल फेल है तो हम फेल का रेशियो निकालेंगे। तो अगर किसी एग्जाम में 65% लड़कियां पास हैं तो फेल कितनी है, 35%। आ रही है ना बात समझ में, परसेंट बाद में लगा देंगे।
5 से कितनी बार? 11 बार, है ना। 5 से कितनी बार? 7 बार। तो 11 दिया कितना? 33 प्लस का चिंता प्लस लगा दिया, 7 दूनी 14, तो 4 3 7, 3 1 4। तो 47% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। मतलब कुल विद्यार्थी का, आप डिटेल में जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटेल में भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो ये पहली वैरायटी थी फेल और पास वाले क्वेश्चन पे, जिसमें ये रेशियो में भी क्वेश्चन बनेगा। रेशियो, अनुपात और समानुपात का टॉपिक अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिलता नज़र आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक दूसरी वैरायटी होती है फेल और पास की। स्पेशली हम लोग इसको फेल और पास वाले क्वेश्चन बोलते हैं। वो वाले क्वेश्चन कभी कभी अनुपात में दिख जाते हैं। स्पेशली फेल और पास वाले क्वेश्चन ये होते हैं। यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि परसेंटेज में होते हैं, इसलिए हमने इसको फेल और पास कैटेगरी में अपने से रखा। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है ना। अगला प्रश्न देखिए कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। मतलब कोई एक विद्यार्थी है, अगर वह 36% अंक पाएगा तो पास हो जाएगा, किंतु वह 24% अंक पाता है। पाता कितना है? केवल 24% अंक पाता है और 18 अंकों से फेल हो जाता है। जब वो 24% अंक पाता है तो 18 अंकों से फेल हो जा रहा है, तो उत्तीर्ण अंक बताइए कि कितने नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा। ज़रा इसके बारे में बात करिएगा। बड़ा आसान सा सवाल है कि कोई एक विद्यार्थी है, हल देखते हैं इसका, जिसको पास होने के लिए 36% अंकों की ज़रूरत थी, लेकिन वो पाया केवल 24% ही अंक। भाई 36% कोई पाएगा तो पास होगा, पाया केवल कितना? 24%। कम पाया? अरे कम पाया कि नहीं पाया? कितने परसेंट कम पाया? अगर हम आपसे बात करें, अगर हम इसका अंतर निकालने की कोशिश करें कि कितने परसेंट कम पाया, तो 36 में से 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12%। अरे 12% से फेल हुआ कि नहीं होना चाहिए इसको? हमारे हिसाब से ये विद्यार्थी जिसको 36% पाने पे पास होता, जो पाया है 24%, ये 12% अंकों से क्या हो जाएगा? फेल। कैसे? 36 में से 24 निकालेंगे तो 12 की कमी दिख रही है कि नहीं दिख रही? सिंपल सी बात है, दिख रही। हमारे हिसाब से ये विद्यार्थी 12% से फेल होगा, और क्वेश्चन में बोला है कि 12% से फेल नहीं हो रहा, 18 अंकों से फेल हो रहा है। इसका मतलब यही है कि 12% का मतलब ही कितना है? 18 अंक है। तो 12% का मतलब 18 अंक, तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 18/12। अरे भाई ये उधर जाएगा, गुणा में है, भाग में चला जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 6 से काट दीजिए, 6 3 18, 6 दूनी 12। 1% का मान, 1% का मान 3/2 है ना। 1% का मान अगर 3/2, तो बोला है कि उत्तीर्ण अंक बताइए, कितना अंक पाएगा तो पास हो जाएगा। अरे 36% अंक पाएगा तो पास हो जाएगा, तो 36% पाएगा तो पास होगा। 1% की वैल्यू 3/2, तो 36% की वैल्यू 36 गुणे 3/2। 2 से काटेंगे तो कितना बार हो जाएगा भैया? 18। 18 का गुणा 3 में करेंगे तो 88 का 54। मतलब कोई विद्यार्थी अगर 54 नंबर पाएगा, 54 नंबर लाएगा, तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, है ना। बहुत ही बेसिक सवाल ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत आसान तरीके से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, हमको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है चीज़ों को, है ना। आगे बढ़ेगा क्या ज़्यादा? हाँ, ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में धूम मचाते हैं, है ना। अगर कहीं भी फेल और पास से रिलेटेड या फिर परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। हमने एक ही प्रश्न लिया है, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको इसी प्रश्न के हिसाब से समझ में आ जाए। कंसेप्ट क्या है ज़रा ध्यान से समझिएगा। कंसेप्ट ये है कि एक विद्यार्थी 24% अंक पाता है, एक विद्यार्थी 24% अंक पाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 32% अंक पाता है और 42 अंकों से पास हो जाता है। तो बताइए क्या क्या? बताइए भाई, एग्जाम में कोई एक भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हमने आपके लिए 3 प्रश्न लिखे हैं। उत्तीर्ण अंक क्या है, अधिकतम अंक क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। हमने एक ही क्वेश्चन में सारा कंप्लीट करने की कोशिश करी है। ये 3 क्वेश्चन में बताया जा सकता था इस बात को। तो देखिए एक विद्यार्थी 20% अंक पाया है ना। एक विद्यार्थी 20% अंक पाया है, तो ये विद्यार्थी 20% अंक पाए हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो विद्यार्थी फेल होगा हम लोग उसको पास कर देंगे, जो विद्यार्थी पास से ज़्यादा नंबर पाएगा उसका हम लोग नंबर काट लेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो 20% अंक पाया है और 30 अंकों से क्या हो जाएगा? फेल हो रहा है। तो अगर मैं इसको 30 नंबर दे दूं, भाई 20% पाया और 30 नंबर मैं दे दूं,
तो भाई अगर इसको 29 नंबर देता तो फेल हो जाता 1 नंबर से, 31 नंबर देता तो पासिंग मार्क से 1 नंबर ज़्यादा। लेकिन जब हमने केवल और केवल 30 नंबर दिया तो इसे ही हम लोग बोल देंगे उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण पासिंग मार्क। ठीक है, उत्तीर्ण अंक भाई 20% पाया, 30 अंक और मिल जाएगा अगर तो पास हो जाएगा। एक दूसरा विद्यार्थी है 32% अंक पाता है, 32% अंक पाता है और 42 अंकों से पास हो जाता है। भाई 42 अंकों से पास होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि भाई ये ज़्यादा पाया 42 नंबर। कभी कभी लिखा रहेगा कि 42 अंक ज़्यादा लाता है, लेकिन ऐसे ही लिखा रहेगा। अगर कहीं पे ये लिखा है कि कोई विद्यार्थी 30% पाता है, 42 अंकों से पास हो जाता है, तो 42 अंकों से पास होने का मतलब ये कि ज़्यादा पाया है पासिंग मार्क से। तो ये ज़्यादा पाया है तो हम इसका नंबर काट लेंगे। अगर हम इसका नंबर काट ले 42 नंबर, अच्छा अगर ये जो ज़्यादा पाया था 42 नंबर, अगर हम इसका 42 नंबर काट लेंगे तो क्या ये फेल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं फेल होगा। अगर हम 43 नंबर काटेंगे तो 1 नंबर से फेल होगा, 41 नंबर पाएंगे तो 1 नंबर से पास होगा। लेकिन अगर हम 42 के 42 काटें तो ना तो ये पास होगा, केवल पास हो जाएगा, ना तो 1 नंबर ज़्यादा ना 1 नंबर कम। तो ये भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पासिंग मार्क ही हो गया। पासिंग मार्क मतलब उत्तीर्ण अंक। आ रही है ना बात समझ में? तो ये भी पासिंग मार्क है। तो ये भी पास मतलब दोनों पास का मतलब ये होगा कि ये दोनों बातें ही बराबर हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ज़्यादा नंबर पाएगा उसका हम लोग नंबर काटेंगे, जो कम पाएगा उसको हम लोग नंबर दे रहे होंगे। और इतना अगर कर देंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए हम परसेंट में नंबर को नहीं जोड़ सकते, हम लोग परसेंट में नंबर को तो नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन एक तरफ हम कर लेते हैं इसको। 20 उधर जाएगा घट जाएगा, बचेगा 12%। 42 इधर जाएगा माइनस में है प्लस में हो जाएगा 72 हो जाएगा। 1% की वैल्यू अगर हम आपसे जानना चाहें 12 की 72 तो 12 छंग 72, या फिर देखो 72/12 लिखो, या फिर डायरेक्ट यहीं से काट लो। 12 से कितनी बार? 6 बार। तो 1% की वैल्यू 6, तो 1% की वैल्यू 6 है। तो पासिंग मार्क ये भी आपसे पूछा है उत्तीर्ण अंक बताइए। अरे उत्तीर्ण अंक का मतलब पासिंग मार्क, या तो इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए, आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उत्तीर्ण अंक क्या है? 1% की वैल्यू 6, तो 20% की वैल्यू कितने? 20 × 6 प्लस ये 30 भी लिखना पड़ेगा। आप इसमें रखेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, आप इसमें रखेंगे तो भी आंसर उतना आएगा, क्योंकि दोनों बातें ही क्या हैं? बराबर हैं। 20 छंगा 120 प्लस 30 बराबर 150। तो किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने अंक की ज़रूरत है? 150। तो उत्तीर्ण अंक कितना है बच्चा पार्टी? 150। पहला प्रश्न ये था। दूसरी बात एक और भी पूछी गई है, अधिकतम अंक क्या है? अरे अधिकतम अंक के बारे में बात किया, कितना आसान सा प्रश्न। अरे 1% की वैल्यू 6, अधिकतम कितना हो सकता है? 100%, और 100% का मान कितना हो जाएगा? 600। तो अधिकतम अंक कितना हो जाएगा? 600। कोई विद्यार्थी 100% से ज़्यादा पाएगा क्या? नहीं ना, 100% से ज़्यादा तो पाएगा नहीं। पूर्णांक, अधिकतम अंक को पूर्णांक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक वो पूर्णांक पा सकता है, और पूर्णांक कितना होता है अपने आप में? 100%, 600। तीसरा प्रश्न आपसे ये बोला गया है कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? अरे उत्तीर्ण प्रतिशत के बारे में बात किया जाए तो टोटल पूर्णांक 600 का है, जिसमें से 150 पाने पे पास होगा। तो उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है, तो 600 में 150 पाएगा तो पास हो जाएगा। तो 100 पे कितना? 6 बार। 6 से इसको भाग दीजिए, है ना। 25 छक्का कितना? 150। 25 चौका 100, 25 छक्का 150, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया? 6 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25%। भाई 6 से इसको काटेंगे तो 25, तो 25% क्या हो जाएगा? इसका उत्तीर्ण प्रतिशत हो जाएगा। मतलब कितने प्रतिशत कोई विद्यार्थी पाए तो पास हो जाए, तो 25% पाएगा तो पास हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तीनों ही प्रश्न आप अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख गए होंगे। इसमें 3 प्रश्न अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, किसी एग्जाम में ये पूछेगा, किसी में ये, किसी में ये, तो ये कुल मिला के यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। अगला एक टाइप है, एक वैरायटी है जिसका नाम है त्रुटियों पर आधारित प्रश्न।
त्रुटियों पर आधारित प्रश्न मतलब गलतियों पर आधारित प्रश्न। अब इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि एक व्यक्ति को किसी संख्या में वो संख्या हमें नहीं पता, हम लिख देते हैं एक ब्रैकेट है, मान लीजिए वो संख्या जिसके बारे में बात कर रहा था, एक ब्रैकेट है जिसमें 7/4 से गुणा करने को बोला गया। गलती से उसी संख्या में, वही ब्रैकेट है सेम है ना, उसी संख्या में वो 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिणाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। कभी भी ऐसे प्रश्न करते समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो नंबर पूछा गया है, आप कोई भी नंबर रख सकते हो, आपके मन में जो विचार आए वो नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर 10, 20, 50, 100, 200 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कैलकुलेशन को अगर आपको आसान करना है तो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। हर में जो नंबर यहाँ पे दिया गया है, हर में जो नंबर दिया गया है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5, इसका कोई एक मल्टीपल रख दीजिए, काम आसान हो जाएगा। इसका मल्टीपल 5 चौक कितना होता है 20, तो मल्टीपल संख्या ले लीजिए। भैया वो संख्या 20 थी जिसमें हमको 7/4 से गुणा करना था और गलती से हमने 3/5 से गुणा कर दिया है। अब इसको सॉल्व करिए। 4 पंचे ये 20 था, 4 पंचे 20, ठीक है, 5 चौक 20, 7 पचे 35 हो गया और यहाँ पे 4 3 12, ठीक है। तो मेरा आंसर 7/4 से गुणा करने को कहा गया था, तो ओरिजिनल आंसर ये है, आया कितना 12। कितने की कमी हुई, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें कमी हो गई, आंसर 12 आना चाहिए, आया कितना 35 आना चाहिए, आया कितना 12। तो भाई 35 में से हम अगर 10 को घटाएं तो आएगा 25, लेकिन अगर 12 को घटाएं तो 23, तो 23 की कमी हो गई है किस पे 35 पे। अरे 23 की कमी 35 पे तो 100 पे कितने की, ये बात आपसे पूछी गई है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कि कमी हुई। अच्छा ये वृद्धि हुई कि कमी हुई पता कैसे चले सर। अरे अगर 35 से ज़्यादा हो जाता तो वृद्धि हुई, 35 से कम हो जाता तो कमी हुई। अच्छा कितना ज़्यादा होता, अगर 35 के जगह पे यहाँ पे 40 आता, 35 से 40 तो 5 ज़्यादा, अगर इसमें से 12 आया है तो 23 कम। आ रही है ना बात समझ में। 5 से अगर काटा जाए तो 5 सत्ते 35, 5 से काटा जाए तो 20 पंचे 100, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको गुणा करूँ तो देखिए 0 है तो 0 लगा लेंगे ये वाला। यहाँ पे देखिए 20 दूना तो 40 होता है, तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना 7। अब इसको भाग देंगे, 7 छंग 42, बचा कितना 4 है ना। देखिए 7 छंग 42 बचा कितना 4, बचा एक 0 है, 40 लिख देंगे। 7 पचे 35 बचा कितना 5, पॉइंट के बाद अगर हम बढ़ाना चाहें तो 5, 7 छंग 42, 7 सता 49, लगभग इतने परसेंट इसका आंसर हो जाएगा 65.7%। आ रही है ना बात समझ में। तो ये बात आपको कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, 65.7% की कमी हो गई है, सॉरी कमी हो गई है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे और भी देखेंगे क्या बात है। एक व्यक्ति को किसी संख्या में 3/5 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने 5/3 से गुणा कर दिया, तो परिणाम में कितने परसेंट की कमी होगी। हमने बोला है कि 3/5 से गुणा करने को बोला गया, गलती से उसने 5/3 से गुणा किया है। हम यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे भाई, एक जो संख्या उसका नंबर क्या होगा, तो ये हर में जो संख्या दी गई है 5 और 3, 5 3 15, हम ये मान लेंगे कि 15 वो संख्या थी सर। मतलब ये जरूरी नहीं कि एलसीएम ले, जरूरी नहीं कि आपको गुणा ही करना पड़े, कोई नंबर जो 5 से भी कटता हो 3 से भी कटता हो, जो हर में नंबर रहेंगे। तो देखिए 5 से कितनी बार 3 बार, 3 से कितनी बार 5 बार, तो 3 3 का 9 और यहाँ पे 25, कोई संख्या 9 से 25 हो गई। अरे भाई 9 से 25 हो गया, बढ़ा है इस बार, पिछली बार घटा था इस बार बढ़ा है। अगर हम आपसे बात करें कि कितना बढ़ा, अरे भाई कितना बढ़ा, तो 16 बढ़ जाएगा। 16 की वृद्धि हुई है किस पे 9 पे, क्योंकि ओरिजिनल 9 है ना, 9 होना चाहिए, हो गया 25, 16 की वृद्धि 9 पे, तो 100 पे कितने की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1600 डिवाइड बाई 9। देखिए 9 एक कम 9,
बचा कितना, 7 70 9 सत्ते 63, 7 9 सत्ते 63, ठीक है, 177.7% लगभग, है ना। पॉइंट में बहुत ज़्यादा आगे की ओर नहीं लेके जाते तो मैटर ये बहुत ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। तो लगभग इतना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या के अंश को 200% तथा हर को, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, प्रश्न बहुत ही शानदार है कि किसी संख्या के अंश को 200% तथा हर को 300% बढ़ा दिया जाता है तो परिणाम 5/13 प्राप्त होता है। तो मूल्य भिन्न बताइए। किसी संख्या को अंश को भी बढ़ाया गया, हर को भी बढ़ाया गया, हो सकता है कि अंश को बढ़ाया जाए, हर को घटाया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको। कैसे भाई, देखो किसी संख्या में दो ही चीज़ होती है, न्यूमरेटर होती है और डिनोमिनेटर होती है, मतलब अंश होता है, हर होता है। किसी संख्या के अंश को 200% बढ़ाया गया, 200% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाया तब तो जाएगा जब वो कुछ पहले से रहेगा, जब रहेगा ही नहीं तो क्या बढ़ाओगे। आ रही है ना बात समझ में। तो किसी संख्या के अंश को बढ़ाया गया, अंश हमें नहीं पता है, हम अंश को अपने आप में 100% मानेंगे, क्योंकि हम पहली क्लास से ही बोलते आ रहे हैं कि जहाँ कुछ मानने की बात आएगी हम वहाँ पे 100 मान लेंगे। अरे मानने को तुम कुछ और भी मान को किसी को बैठ जाते हो, तो यहाँ पे 100 मानने में तुमको बुराई क्या लग रही है। हम ये मान लेंगे कि अंश 100 था, अब 200% बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 300%। हर कितना था, 300% बढ़ाया गया, हर अपने आप में 100% बढ़ के हो जाएगा कितना, 400%। ऐसा कर देने से जो परिणाम है 5/12 प्राप्त होता है। 5/12 देखो, परसेंट से परसेंट तो ऐसे भी कट जाने थे तो हम पहले ही गायब कर दिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से कितनी बार, 3 बार कट जाएगा। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर ये 5/3, ये वाला डायरेक्ट हमने लिखा, यहाँ से तो कट ही गया था, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा तो 5/9, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से इसको काट दिया, 4 3 12, अब ये 3 नीचे आ जाएगा तो 3 3 का 9 और ये 5 तो सेम रहेगा। तो जो वास्तविक भिन्न थी, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, वास्तविक जो भिन्न था वो 5/9 था, गलती कर देने की वजह से, बढ़ा देने की वजह से 5/12 हो चुका था। आ रही है ना बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किसी संख्या के अंश में 30% तथा हर में 10% की वृद्धि किया जाए तो परिणाम 9/5 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न बताइए। अरे न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर को 30% बढ़ाया गया, अरे पहले से 100% रहेगा, 30% बढ़ा देंगे तो 130% हो जाएगा। हर को 10% बढ़ाया गया, 100% से कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। और ऐसा कर देने से जो भिन्न था 9/5 प्राप्त हो गया था। अब देखिए, अगर दिमाग से सोचा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर 9/5 सेम रखेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे। तो जब इसको उधर लेके जाएंगे तो 11 भाग में है, गुणा में जाएगा, ऊपर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और ये 13 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 11 का गुणा 9 में किया तो, और 13 5 65। तो जो ओरिजिनल भिन्न था, जो मूल भिन्न था, वो 99/65 हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी बातों हम लोग, देखो कोई आज हमने बात नहीं करी आपसे, है ना, कोई फालतू की बात हमने करी ही नहीं, और इस प्लेटफॉर्म पे फालतू की बात होते भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डिलीवरी का काम होता है कि कितना कम से कम समय में बेहतर से बेहतर चीज़ों को आप तक पहुँचाने का ये जो प्रयास है ये लगातार जारी रहेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे जुड़ते हैं, है ना, यहाँ पे मनोरंजन की क्लास नहीं चलती, है ना, यहाँ पे ऐसा कोई आयोजन नहीं है जिससे आपको मनोरंजन कराया जाए, है ना, इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंसियर बच्चे जुड़ते हैं जो वास्तव में पढ़ने वाले होते हैं, जिनको कुछ करना होता है लाइफ में, है ना। तो लाइफ में कुछ करना है तो पॉजिटिव होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दुनिया से शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी एक बार तुम अपने मुकाम पे
जो मुकाम पे जाना चाहते हो उसको हासिल तो करो। पता है दुनिया बहुत ख़राब है बच्चा, बहुत दुनिया ख़राब है। जानते हो, किसी के पास शिकायतें लेके मत जाओ, अपनी शिकायतें अपने आप से दूर करना सीखो, है ना। पता है आज के समय में हर घर में मरहम नहीं मिलेगा, लेकिन हर घर में नमक ज़रूर मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए शिकायतों को तो अपने पास रखो, किसी से कहना मत, अपने आप में रखो। और जब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो शिकायतें ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी, चाहे किसी से चाहे अपने से, है ना। न किसी की शिकायतें करें, न किसी से अपनी शिकायतें बताएं, अपनी परेशानियां बताएं, है ना। मैंने बताया ना कि नमक ही मिलेगा, मरहम कहीं नहीं मिलते। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न हमने लिखा है, आय व्यय और खर्च पर आधारित प्रश्न होना चाहिए। ये टाइपिस्ट महोदय की इसको हम उपलब्धि बोलना चाहेंगे। क्या लिखा है भैया? आय व्यय और खर्च पर आधारित प्रश्न होना चाहिए, हानि पर नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में सुधार लेंगे प्रॉपर तरीके से, है ना। इसको सीरियस नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने से लिख सकते हैं इस बात को कॉपी में, ठीक है। लिखिएगा। एक प्रश्न ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि राहुल अपनी मासिक आय का 50% घर के किराए पे खर्च करता है। मतलब राहुल एक महीना में जितना भी रुपए कमाता है उसका 50% किराए पे चला जाता है, उसके घर के किराए पे चला जाता है। मासिक आय का 20% कपड़ों पे चला जाता है, मतलब 20% वो कपड़ों पे खर्च कर देता है। 5% दवाइयों पे खर्च करता है, 5% उसके दवाइयों पे भी खर्चे कहीं ना कहीं हो रहे हैं। इसके बावजूद वो 11,250 रुपये की बचत करता है। तो राहुल की मासिक आय बताइए। हमें नहीं पता राहुल की मासिक आय कितनी है, हमें बतानी है इस बात को। तो हम मान लेंगे कि राहुल की मासिक आय 100 रुपये है, 100 यूनिट है, 100% है, कुछ भी मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने बोला कि राहुल की मासिक आय अपने आप में 100% रही होगी, जिसमें से उसने 50% हाउस रेंट पे खर्च किया है, घर के किराए पे खर्च किया है। इसके बाद वो 20% क्लॉथ पे, कपड़ों पे कितना 20% खर्च किया है। और कहाँ पे खर्च किया है भैया? और 5% मेडिसिन पे, मतलब दवाइयों पे 5% खर्च किया है। तो ये टोटल बताओ खर्च कितना किया? तो टोटल 50, 20, 70, 5, 75% खर्च कर दिया। अरे 75% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 100 में से 75 खर्च किया तो बचाया कितना? अरे बचाया 25%। और हमारे हिसाब से जो इसकी सेविंग थी 25% की थी, हमारे हिसाब से 25% बताया और क्वेश्चन के हिसाब से 11,250। तो इसकी वैल्यू ही हो गई 11,250, 25% की। तो 1% की अगर हम आपसे मान जानना चाहें तो भाई आप क्या करोगे? इससे 25 को भाग दोगे तो 25 चौको कितना? 100। फिर कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125, मतलब 450। 1% की वैल्यू कितनी? 450। तो आपने माना कितना था? 100। माना कितना था? 100। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? तो ये बात कहीं ना कहीं आपको समझ में आई होगी कि 4,500 नहीं बल्कि 45,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आएगी। देखो कभी आप कॉपी में डायग्राम मत बनाओ, आप ये देखो कितना खर्च हुआ, आप डायरेक्ट इसको जोड़ो। जो जो चीज़ें दी गई हैं सब जोड़ दो। 50, 20, 5, 75 खर्च, 100 में से घटा दीजिए, बचा 25। और सिर्फ इतना स्टेप सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इसी वैरायटी में दूसरा प्रश्न भी बनता है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है ज़रा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा अलग वैरायटी कहीं ना कहीं हम बोलना चाहेंगे, इसमें थोड़ी सी अलग चीज़ें, कहीं कंडीशनल चीज़ें हो जाती हैं। जैसे एक आदमी अपनी मासिक आय का 50% घर के किराए पर खर्च करता है, मतलब वो जितना कमाता है 50% घर के किराए पर खर्च करता है। हम मान लेते हैं कि उस आदमी का टोटल कमाई 100 रुपये रहा होगा। 100 रुपये मंथली वो कमाता है, कमाता नहीं ऐसा हम मानते हैं। 50% घर के किराए पे खर्च करता है। इस बार देखो कुछ कंडीशन लगाई है कि शेष का 20% दान करता है, शेष का 20% दान करता है, शेष का 25% यात्रा पे खर्च करता है ना। तो शेष की कंडीशन में आओ तो देखो 100 रुपये अगर कमाता होगा, जिसमें से वो -50% कर देंगे तो 100 का 50% तो 50 ही होता है। तो 50 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना? 50। ठीक है, तो यही शेष बचा। पहले 100 था, अब केवल उसके पास 50 रुपये है। अब इसके बाद वो 20% क्या करता है? दान करता है।
भैया 20% वो दान करता है। तो आप ज़रा समझिएगा कि 20% किसका, 50 का 20%, तो 50 का 20% कितना होता है, अरे 10 होता है 50 का 20%, 10। तो 20% दान करने का मतलब इसमें से 10 रुपये दान कर देता है, तो बचा उसके पास कितना, 40 रुपये बच गया है ना। अब ये जो 40 रुपये शेष बचे हैं, तो शेष का 25% यात्रा पे खर्च करता है। अब इसका 25% वो खर्च करेगा तो घटेगा ना चीज़ें, तो 40 का 25% भी 10 होता है। कैसे, 40 का 25%, ठीक है, 25 से कितनी बार, 4 बार, 4 से काट देंगे 10 बार में, तो माइनस का 10 हो जाएगा। और ये बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम बोले कि बचेगा कितना, तो 40 में से 10 घटाएंगे तो 30। तो जो व्यक्ति 100 रुपये कमाता था उसके पास मात्र फाइनल में कितना बचा है, 30 रुपये ही बच पाए हैं। 100 में से केवल 30 रुपये बचा है, तो हमारे हिसाब से 30 रुपये और क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 4200 रुपये। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हम आपसे जानना चाहें तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो ऑटोमेटिक कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 140। लेकिन आपसे पूछा गया है कि उसका क्या है, मासिक आय कितनी है। मासिक आय को हमने 100 रुपये घोषित कर रखा है पहले से, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14,000 रुपये इसकी क्या हो जाएगी, मासिक आय हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लगातार चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से देखते रहेंगे। और भी बातें होंगी कल की क्लास में, है ना। कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों के बारे में भी बातें कहीं ना कहीं करी जाएंगी। ठीक है, आयकर पर आधारित प्रश्न अगला देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आयकर पर आधारित प्रश्न मतलब इनकम टैक्स, जिसको आप लोगों ने बोलते हैं इनकम टैक्स पर आधारित प्रश्न। बोला है कि आयकर की दर 19% बढ़ जाती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी होती है, तो आयकर की दर बताइए। देखिए, कभी भी अगर आप टैक्स ज़्यादा देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बात बोला गया है कि आयकर की दर 19% बढ़ी है। भाई इनकम टैक्स आपका बढ़ा है तो शुद्ध आय 1% की कमी होती है। शुद्ध आय का मतलब मैं शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप 20,000 रुपये कमाते हैं, आप 5% टैक्स दे रहे हैं, है ना, 5% टैक्स दे रहे हैं, तो जो बचा 5% के अलावा उसे आप खर्च कर रहे हैं। अब आपका टैक्स बढ़ गया, अब आप 10% टैक्स देने लगे। अब कमाई आपकी 20,000 रुपये है, तो कहने का मतलब कि अगर जैसे ही टैक्स बढ़ेगा आप जो खर्च करने वाला पैसा है वो कम हो जाता है। तो ये दोनों ही बराबर होते हैं। तो जो इनकम टैक्स का रेट है, इनकम टैक्स का 19% बढ़ जाना, ये हमेशा बराबर होता है नेट इनकम के, मतलब शुद्ध आय के 1% के कमी के, है ना। एक चीज़ बढ़ेगा, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स बढ़ता है तो नेट इनकम कम होता है। नेट इनकम बढ़ता है इसका मतलब इनकम टैक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक बढ़ेगा एक घटेगा, और ये दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर 1/19। अच्छा, नेट इनकम और इनकम टैक्स को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, इनकम हो जाती है। इनको जोड़ने के बाद ये क्या बनता है, इनकम। और इनकम कितना टोटल, 19 और 1 20, 20 पे 1 रुपये का टैक्स, तो 100 रुपये पे कितना, 20 पंचे 100, तो ये कितना हो जाएगा 5%। 20 पे 1 का टैक्स दे रहे हैं तो 100 पे कितना, 20 रुपये पे 1 रुपये का आप टैक्स दे रहे हैं तो 100 पे कितना, 20 पंचे 100, 5%। ठीक है, अब ये बात आपको कम समझ में आई होगी, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि देखिए, मान लीजिए कि आप 40,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, आप टैक्स दे रहे हैं 2%, 2% आप टैक्स दे रहे हैं, तो 2% टैक्स दे रहे हैं, तो 2% टैक्स देने का मतलब कितना, 800 रुपये आप टैक्स दे रहे हैं। आप निकाल लेना बैठ के। तो अगर टैक्स दे रहे हैं, इसको हमने टैक्स घोषित कर दिया है। टैक्स अगर आप 2% दे रहे हैं सरकार को, तो कितना दे रहे हैं, 800 रुपये दे रहे हैं, तो फिर आप बचा कितना रहे हैं, मतलब नेट इनकम का मतलब होता है, शुद्ध आय का मतलब ये होता है कि जो आप खर्च कर सकते हैं। भाई आपकी नौकरी लगी है, आप 40,000 रुपये सरकारी रुपये उठा रहे हैं, तो 2% आप टैक्स दे रहे हैं, मतलब 800 रुपये दे रहे हैं। और नेट इनकम जिसको आप अब खर्च करेंगे, अब 800 दे दिया सरकार को तो खर्च थोड़ी करोगे, तो बचेगा कितना, 39,200 रुपये।
39,200 रुपये ये आप खर्च कर सकते हैं। ये आपकी शुद्ध आय हो गई। लेकिन आप ये बताओ, कोई अगर आपको शादी के लिए प्रस्ताव रखे और पूछे आप कितना सैलरी कमा रहे हैं, तो आप कहोगे सर 40,000। मतलब टैक्स और नेट इनकम को जोड़ेंगे तभी तो ये सैलरी आपकी पता चलेगी कितना है ना। तो यही हमने किया था कि टैक्स और नेट इनकम को जोड़ दिया था तो इनकम हो जाती है, और टैक्स हमेशा इनकम पे दी जाती है। अच्छा, एक बात मैं और बता रहा था यहाँ पे, अब आपकी अगर मान लीजिए अब आपका टैक्स बढ़ गया, टैक्स 3% हो गया। टैक्स 3% होने का मतलब क्या हो गया, 1200 रुपये अब आपका टैक्स हो गया। ठीक है, अब कितना खर्च करेंगे तो 38,800 रुपये। 38,800 रुपये भाई, 38,800 रुपये आपकी क्या हो गई, नेट इनकम हो गई। अब बताओ कि जैसे ही टैक्स बढ़ा आपके नेट इनकम कम हो गए। यहाँ पे क्या था, जैसे ही टैक्स कम हुआ नेट इनकम ज़्यादा हो गए। तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। लेकिन अगर आपका वेतन पूछा जाए, आपका सैलरी कितना है, आपका आय कितना है, तो जब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, नेट इनकम और टैक्स को, तो आपकी सैलरी पता होती है, आय पता होती है, और टैक्स हमेशा आय पे दिया जाता है। तो इसीलिए इनकम टैक्स का 19% बढ़ना ये बराबर है नेट इनकम के 1% के कम होने पे, ये हमेशा बराबर रहेंगे। तो इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर 1/19, ये अनुपात है भाई। परसेंट से परसेंट कट गया, एक यहाँ पे 19 नीचे। अब नेट इनकम और इनकम टैक्स को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 पे टैक्स कितना भाई, इनकम टैक्स कितना, एक शुद्ध आय कितना 19, दोनों को जोड़ देंगे तो आय निकल के आएगी, क्योंकि टैक्स हमेशा आय पे दी जाती है, न कि नेट इनकम पे। तो 20 पे एक टैक्स देते हैं तो 100 पे कितना, 5%। एक क्वेश्चन इसी का है, जल्दी से हम लोग देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जल्दी से देखिए कि यदि आयकर की दर 15% बढ़ जाती है, यदि आयकर की दर 15%, मतलब इनकम टैक्स 15% बढ़ जाता है, तो शुद्ध आय में 5% की कमी होती है। मतलब नेट इनकम में 5% की कमी होती है, और ये बात बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमने बात आपको समझाई क्यों होती है। तो इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर 5/15, 15 5 20, टोटल कितना, ये क्यों जोड़ा, क्योंकि टैक्स हमेशा आय पे देते हैं, और आय क्या होती है, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। आयकर और शुद्ध आय जोड़ने पे नेट इनकम होती है। तो 20 पे 5 का टैक्स, तो 100 पे कितना, 20 पंचे कितना 100, और ये कितना हो जाएगा 25%। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कल इसी सेक्शन को हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। इसको हम लोग कल पे रखते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो आगे की ओर जैसे ही बढ़ेंगे, कल हम लोग देखेंगे ताज़े फल और सूखे फल पर रिलेटेड प्रश्न। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके सामने नज़र आएंगे, और ये श्रृंखला इसी प्रकार से आगे की ओर लगातार बढ़ती जाएगी, है ना। इसमें कोई कोताही नहीं करी जाएगी। अर्थमेटिक के ज़्यादा सेक्शन हम लोग कम से कम समय में समझने का प्रयास करेंगे, और जल्दी ही इसको कंप्लीट करने का भी प्रयास होगा। अगला सेक्शन अगर हम थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करें, तो ताज़े फल और सूखे फल पे आधारित प्रश्नों के बारे में बात होगी। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के बारे में कहीं ना कहीं बात होती है। एक प्रश्न बता देता हूँ, एक प्रश्न आप लोग कल करके आइएगा, ठीक है। एक प्रश्न जल्दी से हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के बारे में बात की जाए तो ताज़ा फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। तो बोला गया है कि 55 किलो ताज़े फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझिए। कुछ मेरे पास फ्रूट दिए गए हैं, इसमें से कुछ फ्रेश फ्रूट हैं, कुछ इसमें से ड्राई फ्रूट है ना, कुछ इसमें से ड्राई फ्रूट है। फ्रेश फ्रूट का मतलब ताज़ा फल, ड्राई फ्रूट का मतलब क्या होता है भैया, सूखा फल। अब इसमें से फ्रेश फ्रूट में जो वाटर है वो 68% है, ठीक है, और ड्राई फ्रूट में कितना है 20%, ये वाटर है। तो फिर अगर वाटर 20% है तो पल्प कितना है 80%, और अगर वाटर 68% फ्रेश फ्रूट में है तो इसमें मतलब 32% इसमें क्या है, पल्प कहीं ना कहीं दिया गया है। तो ये बात इसमें दी गई है प्रश्नों में। ये मैं समझाने के तौर पे इस बात को बोला हूँ, लेकिन करने के हिसाब से अगर बोला जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसका अप्रोच क्या होने वाला है, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि आपसे पूछा कि 55 किलो ताज़े फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। आप हमको ये बताइए कि ये पहले ताज़े फल में मतलब फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना है, फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना, तो भैया पल्प कितना 32%, तो पल्प यहाँ पे 32%। ये बराबर ड्राई फ्रूट के बारे में बात करें, मतलब ड्राई फ्रूट का मतलब ये होता है सूखा फल। सूखा फल में कितना है भैया
सूखा फल में 20% पानी है, तो इसका मतलब पल्प कितना है 80%। आ रही है ना बात समझ में। तो यहाँ से अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें कि फ्रेश फ्रूट अपान ड्राई फ्रूट, तो ये हो जाएगा 80/32। 8 से कितनी बार 4 बार, 8 से कितनी बार 10 बार, 10/4 का मतलब 5/2। आ रही है ना बात समझ में। तो ये हम क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करें, यहाँ से सॉल्व नहीं होता, सॉल्व यहीं से होता है कि फ्रेश फ्रूट में 32% पल्प है और ड्राई फ्रूट में 80% फल है। अब देखो ये फल नहीं बदले, वही होता है, जैसे कोई ताज़ा फल है बाद में सूख गया है ना, तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए 5/4 आया, मतलब फ्रेश फ्रूट अगर 4 किलो तो ड्राई फ्रूट कितना 2 किलो, मतलब ताज़ा फल 5 kg तो ड्राई फ्रूट कितना 2 किलो, मतलब 5 किलो ताज़े फल से 2 किलो सूखा फल निकाला जा सकता है। कहने का तात्पर्य ही यही है और कोई बात इसमें नहीं दी गई है। तो फ्रेश फ्रूट में अगर 5 किलो रहेगा तो 2 किलो सूखने के बाद उसमें से ड्राई फ्रूट निकलेगा। तो बोला है कि 55 किलो ताज़े फल से कितना सूखा फल, तो 5 नहीं बल्कि 55 किलो अगर रहे तो कितना निकलेगा, तो इससे कितनी बार 11 बार, 11 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से कितनी बार, इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए, 11 का गुणा कर दीजिए, तो 11 दूनी 22। कहने का मेरा मतलब ये है कि 55 किलो ताज़े फल से कितना सूखा फल निकाला जा सकता है भैया, तो 55 किलो ताज़े फल से 22 किलो सूखा फल निकाला जा सकता है। देखिए अनुपात आया था 5 किलो ताज़े फल से 2 किलो सूखा फल, है ना, तो 2 किलो सूखा फल है। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो कितने गुना हो रहा है, 11 गुना, 11 × 5 = 55 होता है, तो 11 गुना करेंगे तो यहाँ भी 11 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 22 kg हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। एक आखिरी प्रश्न जल्दी से आप लोग कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। बोला कि एक तरबूज में 90% पानी है, मतलब 90% पानी है, बाद में केवल 12% बचता है, तो यदि इस समय इसका वजन 50 kg है तो वास्तविक वजन बताइए। मतलब अगर इनिशियल में एक तरबूज है, इनिशियल में अगर एक तरबूज है उसमें 90% पानी है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि इनिशियल में अगर उसमें 90% पानी है तो पल्प कितना है, केवल 10%, और बराबर अगर हम फाइनल के बारे में बात कर दें तो 12% शेष बचता है, मतलब वो तरबूज जब सूख जाता है तो पानी केवल 12%, तो पल्प कितना, मतलब खाने वाला मटेरियल कितना 88%। तो अगर हम रेशियो की बात करें इनिशियल अपॉन फाइनल, तो 88/10, तो ये बोला जाए तो 44/5। प्रश्न के कंडीशन को समझेंगे कि इनिशियल में कोई अगर 44 kg का था तो फाइनल में वो केवल 5 किलो का बचा है, लेकिन उसने ये बोला है कि अब इसका वजन 50 kg है, तो फाइनल में हमारे हिसाब से 5 किलो है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 50 किलो है। हम ये भी बोल सकते हैं कि 5 किलो की वैल्यू कितना है 50 kg, ठीक है, कितने गुना 10 गुना। तो पहले इसका वजन कितना रहा होगा, इसका भी हम लोग 10 गुना कर देंगे तो 440 kg। आपने पहली बार इतना बड़ा तरबूज देखा है आज। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे इसी टाइम पे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।